उसपे जो है एक सींग वाले बैल की फोटो बनी हुई है। प्यारा रावी नदी जो कि आ करके मिल गया है कहां पर, सिंधु नदी में। और हमने आपको दक्षिण में भी बताया, दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। हेलो दोस्तों, मैं वसीम अकरम एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थ्योरी पढ़ेंगे, वो भी मैप के जरिए, जिसमें आपको थोड़ा सा विजुलाइज कराने का प्रयास करेंगे जिससे कि आपके समझ में जो है आसानी से ये सभी चीजें घुस सके। और साथ ही फिर हम लोग जो है टॉप 25 क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बन सकते हैं उसको भी हम लोग लास्ट में, इसी वीडियो के लास्ट में कराने वाले हैं। और मैं बता दूं, जिन्होंने सिंधु सभ्यता जो है इससे पहले नहीं पढ़ा है उनके हिसाब से भी ये वीडियो है, और जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनके लिए भी ये नोट्स जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसके नाम में ही छिपा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि ये है क्या चीज, इसके बारे में क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि ऐतिहासिक भारत को जो है हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। ये 3 कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं, जिनमें से प्राचीन भारत का ही एक चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता। अब यहाँ पर आपको इस मैप के जरिए मैं कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा मैप को बड़ा कर लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एक नदी यहाँ से ऐसे गई है, एक नदी। इस नदी का नाम है सिंधु नदी। इस नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इस नदी को हम लोग बोलते हैं सिंधु नदी। इसमें आकर के बहुत सारी, जैसे कि झेलम, जैसे कि चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सभी जो है इसमें आकर के मिली है। 5 नदी मिली है। तो कहने का मेरा मतलब है, जिनमें से जो मेन नदी है जिसका नाम है सिंधु नदी, सिंधु नदी के आसपास में 1921 में खुदाई हुआ। कब? 1921 में जो है सिंधु नदी के आसपास खुदाई होता है, और उस खुदाई में जो है ना बहुत ही पुराना एक शहर के रूप में मतलब कि देखने के लिए मिलता है। ऐसा लगता है कि ये कोई पुराना शहर है, वो देखने के लिए मिलता है। कहां पर खुदाई हुआ था? वो खुदाई हुआ था सिंधु नदी के आसपास, जैसे कि इस जगह मोहनजोदाड़ो, जैसे कि हड़प्पा, इन सभी जगहों पर खुदाई हुआ था। सबसे पहले जो खुदाई हुआ था कहां पर हुआ था? सबसे पहले जो खुदाई हुआ था इस जगह हड़प्पा में। याद रखिएगा, अभी के ये पाकिस्तान में पड़ता है, ये क्षेत्र अभी वर्तमान के पाकिस्तान में है। 1921 में भारत का हिस्सा था। तो कहने का मतलब है हड़प्पा में सबसे पहले इस जगह पर खुदाई होती है, इस जगह पर सबसे पहले खुदाई होती है। और यहां पर क्या मिलता है? यहां पर देखने के लिए मिलता है कि लग रहा है कि कोई बहुत पुराना शहर जो है दबा हुआ है, जमीन के तर में दबा हुआ है। जब उसको उजागर किया जाता है तो ये बहुत बड़ा एरिया मिलता है। इसीलिए जो है, जो भी कहने का मतलब है, जिन्होंने भी रिसर्च किया इस पे, उसने उनका नाम क्या रख दिया? चूंकि ये हड़प्पा पहला जगह खोजा गया था इस सभ्यता का, तो बोला गया कि ये हड़प्पा सभ्यता है। इसका नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। ना जाने जब ये सभ्यता बनी होगी, जब ये शहर बना होगा, तो उस टाइम इसका नाम क्या होगा नहीं पता। वर्तमान के हिसाब से जो है इसका नाम हड़प्पा सभ्यता है। बात समझ में आ गया होगा। यहां पर खुदाई हुआ, बहुत सारी चीजें मिली, उसी को तो हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आपने समझ लिया होगा कि ज्यादातर खुदाई यानी कि ऐसा शहर, ज्यादातर शहर वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में मिला, इसीलिए इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। और सिंधु नदी का लैटिन में नाम होता है इंडस रिवर, इसीलिए हम लोग इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को क्या बोलेंगे? सिंधु घाटी बोलेंगे, और इस सभ्यता के कारण इसको बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, ये पूरा जो रेड में मार्क देख रहे हैं, यहां से लेकर के यहां, इसी क्षेत्र में ज्यादातर जगह खोजे गए, ज्यादातर स्थल जो है इसी जगह में खोजे गए हैं। इस वजह से इस सभ्यता को हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहला जगह जो खोजा गया था वो था हड़प्पा, इसीलिए हम लोग इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं थ्योरी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिए, इसका 3 नाम है। पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि सिंधु नदी को हम लोग इंडस रिवर बोलते हैं, इसीलिए इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु नदी के आसपास ये सभ्यता थी, इसीलिए इसको बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहला खोजा गया जगह था हड़प्पा, इसीलिए हम लोग इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम लोग क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हड़प्पा जो है सबसे पहले खोजी हुई थी हड़प्पा। इस सभ्यता में जो सबसे पहला खोजा गया शहर था वो हड़प्पा था, इसीलिए इसको बोला गया हड़प्पा सभ्यता। क्यों? आपको एक चीज समझाता हूं कि आपके घर
घर में मान के चलिए सोनू है सबसे बड़ा बेटा, फिर है मोनू है सबसे उससे छोटा, फिर है टोनू है। तो इस तरह से 3 बेटा अगर किसी को है तो बताइए कि इन तीनों के जो पिताजी है उसको गांव में क्या पुकारेंगे? उसको पुकारेंगे जो सबसे पहले इस दुनिया में आया, यानी कि बड़े बेटे के नाम के ऊपर सोनू के पिताजी, सोनू के माताजी। तो कहने का मतलब है जो सबसे पहले खोजा गया, जो दुनिया में सबसे पहले आया, ठीक है, उसी से जो है आगे वाले का भी नाम पड़ता है। बात समझ में आया? इसको मोनू को क्या बोलेगा? सोनू का भाई। टोनू को भी बोलेगा सोनू का भाई। तो कहने का मतलब है जिसकी खोज सबसे पहले हुई उसी के नाम पर जो है आगे का इस सभ्यता का नाम पड़ गया। भारतीय उपमहाद्वीप की एक उन्नत नगरीय सभ्यता थी, मतलब के कहा जाता है, सभ्यता बोलते हैं कि पुराने जमाने में जिंदगी जीने वाला एक जगह, पुराने जमाने में जिंदगी जीने वाला एक जगह जो कि खत्म हो चुका है, जिसका वजूद मिट चुका है, उसको हम लोग बोलते हैं सभ्यता। उसको हम लोग बोलते हैं सभ्यता। बात समझ में आया? जैसे फिलहाल अभी हम लोग किस में रह रहे हैं? भारत में रह रहे हैं, तो अभी हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग भारतीय सभ्यता में जी रहे हैं। बात समझ में आया? जो पाकिस्तान में रह रहा है वो बोलेगा हम पाकिस्तानी सभ्यता में जी रहे हैं। तो उसी टाइम पे कहा जाता है कि ये सभी सिंधु नदी के आसपास में थे, इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये सभी की सभ्यता कौन सी थी? सिंधु सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता थी। और ये कैसा, मतलब कि ये सभ्यता कैसा था? नगरीय था, मतलब कि इसमें ज्यादातर शहर बसे हुए थे। बात समझे? ये गांव वाली सभ्यता नहीं थी, इसमें गांव वगैरह का वजूद नहीं था, इसमें क्या था? बहुत बड़े बड़े शहर बसे हुए थे। बात समझ में आ गया? इसीलिए इसको बोलते हैं अर्बन सिविलाइजेशन। यह सभ्यता सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। आपको हमने बताया था ना कि यहां से देखिए, यहां से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं सिंधु नदी, फिर दूसरी नदी यहां से देखिएगा आपको निकलती है झेलम नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी। तो कहने का मतलब है ये सभी जो है सिंधु घाट नदी की सहायक नदी है। तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुई थी। यह सभ्यता का विकास कहां हुआ था? सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी के आसपास हुआ था, किनारे में हुआ था। बात समझ में आया? यह सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन बोलते हैं मतलब इस सभ्यता के लोग जो है कांसा के वस्तु का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, चाहे वो बर्तन के रूप में हो, कांसा का औजार के रूप में हो, या कांसा का कोई और चीज के रूप में हो, उससे उसका जो है इस्तेमाल इन लोगों ने करना शुरू कर दिया था। बात समझ में आ गया होगा? पत्थर के बजाय ये लोग जो है ज्यादातर चीजें कांसे का यूज करते थे। अब कांसा आपको पता है कि तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। तांबा यानी कि कॉपर Cu+Sn को मिलाकर के जो है ब्रॉन्ज बनाया जाता है, कांसा बनाया जाता है। इसीलिए इस सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी बोल सकते हैं, यानी इंग्लिश में होता है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। बात समझ में आया? कांसा यूज होने के कारण इस सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा कि ज्यादातर औजार जो है प्राग ऐतिहासिक काल में पत्थर के बने हुए थे, इसीलिए उस सभ्यता को हम लोग बोलते थे पत्थर यानी पाषाण काल। क्या बोलते थे? पाषाण काल बोलते थे, स्टोन एज बोलते थे। तो इसी में ज्यादातर औजार, ज्यादातर वस्तु जो है कांसा के बने होते थे, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? कांस्य युगीन सभ्यता, जो कि आद्य ऐतिहासिक काल का एक हिस्सा है। जो कि आद्य ऐतिहासिक काल, जैसे ही आ जाए आद्य ऐतिहासिक काल मतलब प्रोटो हिस्टोरिक एज, मतलब समझ जाइए कि लिखा तो गया है लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। बात समझ में आया? हमने आपको पढ़ाया था प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें ना लिखा गया है ना पढ़ा गया है, मतलब लिखा ही नहीं गया, इसमें जो है इसका इतिहास कहीं पर लिखा ही नहीं गया, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। और फिर अगला क्या था? आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें लिखा तो गया था लेकिन इसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल में ही कौन आता है? हड़प्पा सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखा भी गया है पढ़ा भी गया है। बात समझ में आया? तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता में जो भी चीजें लिखी हुई थी उसको अभी तक हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, अभी तक हमारे साइंटिस्ट उसको क्रैक नहीं कर पाए हैं। बात समझ में आपको आ गया होगा। चलिए आते हैं, यह सभ्यता क्यों फेमस था? तो याद रखिए यह सभ्यता अपने सुव्यवस्थित नगर नियोजन, यानी कि यहाँ की जो नगर नियोजन की जो व्यवस्था थी, मतलब कि शहर को बनाने की जो व्यवस्था थी, शहर जो बना हुआ था जिस स्टाइल में, जिस तरीके से, जिस मतलब के बहुत अच्छे तरीके से जो है ये शहर जो है बना हुआ था उस जमाने में। ये बात है कब की? 1750 ईसा पूर्व से भी पहले, यानी कि 1750 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व के बीच की ये बात है। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले की बात है। सोच के देखिए, ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले, मतलब अभी से लेकर के 4500 साल पहले की बात है। इस टाइप के शहर बसे हुए थे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। विकसित शिल्प कला के लिए, मतलब जो कलाकारी था, जैसे कि मिट्टी का बर्तन बना हुआ था, जैसे कि बहुत सारे
औजार बने हुए थे, जैसे कि बहुत सारी चीजें और भी बनी हुई थी, हल वगैरह, उन चीजों के लिए मूर्ति बनी हुई थी, उन चीजों के यानी कि बहुत ही ज्यादा डेवलप तरीके से बनाया गया, इसीलिए हम लोग उसको याद करते हैं, इसीलिए हम लोग उसके नगर नियोजन को देख के याद करते हैं, उसके लेखन पद्धति, मतलब ऐसा लिखा कि अभी तक हम लोग नहीं पढ़ पाए, इतना एडवांस होने के बावजूद, कंप्यूटर का जमाना, एआई क्या क्या कर रहा है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का लिखा हुआ चीज अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए। सोच के देखिए कि वो लोग कितने एडवांस हुआ करते होंगे। बात समझ में आया? और इसके व्यापक व्यापार व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थी। कहने का मतलब है हड़प्पा सभ्यता क्यों फेमस था, तो याद रखिए इसके नगर नियोजन के कारण, मतलब शहर के जैसा डेवलपमेंट, बहुत अच्छे तरीके से शहर को डेवलप्ड किया था, इस वजह से हम लोग इसको याद करते हैं। इसके शिल्प कला के लिए याद करते हैं, इसके लेखन पद्धति के लिए याद करते हैं, और इसके व्यापार व्यवस्था के लिए, यानी कि ये लोग जो है व्यापार किया करते थे उस टाइम। कब? 2500 ईसा पूर्व पहले की बात है। चलिए बात करेंगे कैसे पता चला इस समय के बारे में, तो कार्बन 14 यानी कि कार्बन, रेडियो कार्बन विश्लेषण जो होता है एक पद्धति है, एक तकनीक है। कैसे पता चलता है? मान के चलिए कि ये लैपटॉप जिसमें मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये कहीं जमीन में दब जाए, तो जमीन में जैसे दबेगा तो धीरे 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 जो इसमें कार्बन की मात्रा है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। कार्बन 14 यानी कि C14 की जो मात्रा है, इसमें समय दर समय क्या होता है, धीरे धीरे कार्बन की मात्रा खत्म होते चली जाएगी। तो अब सोच के देखिए, जितना ज्यादा कार्बन इसमें खत्म होगा, जितना ज्यादा कार्बन इसमें खत्म हो जाएगा, मतलब कि कह सकते हैं एक तरह से कि इसमें जितना कम कार्बन मालूम होगा उतना ही पुराना होगा। ये लैपटॉप जितना कम कार्बन इसमें होगा, माना जाएगा कि ये उतना ही पुराना है। अब मतलब इसमें भर भर के कार्बन भरा हुआ है, इसका मतलब ये करंट का चीज है। बात समझ में आया? वर्तमान का वस्तु है। इसीलिए यानी कार्बन डेटिंग एक पद्धति है, रेडियो कार्बन डेटिंग एक पद्धति है। इसके द्वारा जो है इसके समय का, कब का समय का अनुमान लगाया गया, बोला गया कि यह सभ्यता कहीं ना कहीं 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाएगी। किसी किसी किताब में कुछ और आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो है जो स्टैंडर्ड है, जो लगभग हर बुक में देखने के लिए मिलेगा और जो वैलिड है कार्बन डेटिंग के हिसाब से, वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के मानी जाती है, इस बीच मानी जाती है। चलिए देखिए कुछ इस तरह का ये जो फोटो आपके सामने दिख रहा है, कुछ इस तरह का आपका शहर दिखता था हड़प्पा सभ्यता। देखिए कितने अच्छे तरीके से ईंट से घर बना हुआ है, एकदम लाइन से घर बना हुआ है, एकदम ग्रिड पद्धति से इस तरीके से शहर बसा हुआ था आज से 4500 साल पहले, यानी कि 2500 ईसा पूर्व पहले की बात है। चलिए इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कौन से शहर किस जगह पर है। तो सबसे पहले जो है मैं मैप को बड़ा कर लेता हूं, जिससे कि आपको जो है आसानी से समझ में आ जाए। ये जो पूरा रेड कलर में आपको दिख रहा है, ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, ये पूरा शहर जिसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल लगभग 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। इतना बड़े क्षेत्र में यह सभ्यता फैला हुआ था, जिसका यानी खोज अभी तक किया जा चुका है। इसके उत्तर में देखिएगा, सबसे लास्ट में, सबसे उत्तर में यहां पर देखिएगा मांदा नाम करके एक जगह है। उत्तरी बिंदु यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तर में जो खोजा गया जगह है, वो उसका नाम क्या है? उसका नाम है मांदा। उसका नाम क्या है? मांदा, जो कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। ये मैप के जरिए जो है ना आपको समझने में आसानी होगा, इसीलिए मैं मैप के जरिए आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो याद रखिएगा, उत्तर में जो सबसे उत्तर में खोजा गया जगह है वो क्या नाम है? मांदा। और सबसे दक्षिण में आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है दाइमाबाद, या बोलते हैं दैमाबाद। इसको क्या बोलते हैं? दैमाबाद। और दैमाबाद आपको पता है कहां है? ये है महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। याद रह जाएगा कि दक्षिण में खोजा गया, सबसे दक्षिण में जो खोजा गया जगह है उसका नाम है दैमाबाद, और उत्तर में मांदा, याद रहना चाहिए। अब आते हैं पूरब और पश्चिम। तो देखिए पूरब में, सबसे पूरब में जो खोजा गया जगह है जिसका नाम है आलमगीरपुर, जिसका नाम है आलमगीरपुर, जो कि कहां पर है? मेरठ में है। कहां पर है? मेरठ उत्तर प्रदेश में है। कहां पर? मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और वहीं बात करेंगे सबसे पश्चिम में खोजा गया जगह, सबसे पश्चिम में जो खोजा गया जगह है उसका नाम है सुतका गेंडोर। उसका नाम क्या है? सुतका गेंडोर। याद रखिएगा ये पाकिस्तान में है। ये कहां पर है? पाकिस्तान के मकराना तट पर है, यानी कि समुद्र के किनारे, मकराना समुद्र के किनारे पर यह है, पाकिस्तान में मकराना तट पर, जिसका नाम है सुतका गेंडोर। तो याद रह जाएगा, उत्तर में मांदा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, पूरब में आलमगीरपुर मेरठ, और पश्चिम में जो है सुतका गेंडोर मकराना तट बलूचिस्तान पाकिस्तान। एड्रेस पूरा दे दिया। अगर इसको मिलाया जाए तो देखिए कुछ इस तरह का नक्शा बनेगा। देखिए सब बिंदु को अगर मैं मिलाता हूं तो ये कुछ त्रिभुज के तरह आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो है एक त्रिभुज के तरह देखने के लिए मिलता है। तो कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का
जो विकास था वो त्रिभुजाकार में था। हड़प्पा सभ्यता कैसा था? त्रिभुजाकार था। ठीक है, तो चलिए आपको बता ही दिए कि उत्तर में मांदा नाम करके जगह जो कि चिनाब नदी के किनारे है, जो कहां पर है? चिनाब नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर में। दूसरा है दक्षिण में दैमाबाद या दाइमाबाद गोदावरी नदी के किनारे, ये अहमदनगर महाराष्ट्र में है। पूरब में आपको बताया हमने आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे मेरठ उत्तर प्रदेश में, और पश्चिम में सुटका गेंडोर दास्क नदी के किनारे मकरान तट पाकिस्तान में है। तो याद रह जाएगा, मैप के जरिए मैंने समझाया, बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो गया होगा। चलिए अब आते हैं इसके खोज के बारे में। इसकी खोज कब हुई, किसने की थी, क्यों की थी? ठीक है, चलिए खोज और इतिहास, डिस्कवरी एंड हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। 1921 ईस्वी में एक हमारे भारतीय थे जिसका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जब जा रहे थे हड़प्पा के तरफ से, जब वो गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे ईंटें रखी हुई है। जब उनके बारे में ज्यादा छानबीन किया तो पता चला यहाँ बहुत सारी ईंटें रखी हुई है। उसके बाद जो है उन्होंने अलग अलग विभाग के लोगों को जानकारी दिया, एएसआई को जानकारी दिया, तो जाकर के क्या हुआ, धीरे धीरे उसकी खुदाई हुई। उसकी खुदाई होने के बाद पता चला कि यहाँ पर तो एक सभ्यता बसी हुई है, जिसका जो है उन्होंने नाम क्या रखा, उसका नाम रखा हड़प्पा सभ्यता। और ये कहां पर मिला था? रावी नदी के किनारे। याद रखिएगा 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा नामक जगह की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने। कहां पर है ये है रावी नदी के किनारे। मैप में कहां पर है? चलिए दिखाता हूं। देखिए हड़प्पा अगर आप देखिएगा तो ये देखिए मैप में एकदम बीचों बीच में है। हड़प्पा आपको देखने के लिए मिल गया होगा, ये मैप में आप देख रहे होंगे बीचों बीच में है। ये है हमारा प्यारा रावी नदी, ये है प्यारा रावी नदी जो कि आ करके मिल गया है कहां पर? सिंधु नदी में। बात समझ में आया? रावी नदी सिंधु नदी में मिल गया है। तो यहां पर जो है हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल जिसका नाम ही है हड़प्पा, उसकी खोज हुई थी 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। चलिए दूसरा देखिएगा, दूसरा 1922 में राखल दास बनर्जी। किसने? राखल दास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो नामक शहर की खोज की। किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो नामक शहर की खोज की थी, जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। जो कहां पर है? सिंधु नदी के किनारे। वर्तमान में दोनों पाकिस्तान में है। बात समझ में आया? 1920 में राखल दास बनर्जी ने भी इसकी खोज की थी। चलिए देख लेते हैं मोहनजोदड़ो कहां पर है। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये देखिए, ये जो मैं अभी रेड पेन से बना रहा हूं, ये है हमारा प्यारा मोहनजोदड़ो। और आपको पता है कि ये कौन सी नदी है? ये नदी है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो शहर की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। तो दो जगह की खोज हो चुकी है अभी तक। इन दोनों के खोज होने के बाद, जब इन दोनों की खोज हो गई तो उस टाइम पे एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो हेड थे, जिनका नाम था सर जॉन मार्शल, उन्होंने इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या उन्होंने ही इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया। पहली बात याद रखिएगा कि 1924 ईस्वी में एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो हेड थे, महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, इन्होंने क्या किया? इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया या इसी को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। और बोला गया कि ये एक उन्नत यानी कि बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड नगरीय सभ्यता, ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड नगरीय सभ्यता है। बात समझ में आ गया? और साथ ही ये भी बताया कि इस सभ्यता के जो मूल निवासी है यानी कि इस जगह पे जो रहने वाले व्यक्ति थे उस जमाने में वे ज्यादातर द्रविड़ मतलब साउथ के व्यक्ति थे या भूमध्य सागरीय यानी कि जो भूमध्य सागर से आए हुए व्यक्ति थे। बात समझ में आया? चलिए अब देख लेते हैं कुछ जगह के बारे में, प्रमुख स्थल के बारे में कुछ खोजा गया, बहुत सारा 10, 12, 13 जगह खोजा गया, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो। वैसे तो खोज सबसे पहले जो है हड़प्पा की हुई थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो डिटेल मिला, सबसे जो ज्यादा जो बड़ा जगह था जिसका नाम था मोहनजोदड़ो, इसीलिए इसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर है। आपको हमने अभी बताया मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे लरकाना जिला, कहां पर? पाकिस्तान का सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक जिला है जिसका नाम है लरकाना। तो लरकाना जिला में ये स्थित है। कौन सी जगह? मोहनजोदड़ो। अभी मैंने मैप में आपको दिखाया, मैप में आपको दिख रहा होगा यहां पर। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके खोजकर्ता। अभी हमने बताया 1922 में, एक साल बाद इसकी खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, मतलब कि यहां से बहुत सारे इंसानों की खोपड़ी मिली, बहुत सारे इंसानों का कंकाल मिला, इसीलिए इसको बोलते हैं मृतकों का टीला यानी कि मोहनजोदड़ो। याद रहेगा? चलिए इसकी विशेषता के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसकी क्या विशेषता थी, यानी मोहनजोदड़ो की
क्या विशेषता थी। तो सबसे पहले नगर को जो है दो भागों में विभाजित किया गया था, यानी पूरे नगर को जो है दो भागों में विभाजित किया गया था। बात समझ में आया? यानी कि पूरा नगर एक तरीके से नहीं था, जैसे कि अभी शहर आप देख रहे होंगे, अभी भी एक ऐसा होता है शहर का हिस्सा जो शहर के सेंटर में होता है, बीचों बीच होता है, और कुछ शहर के आसपास के गांव में भी जो है धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। तो शहर भी जो है, अभी का शहर भी दो तरीके से बटा हुआ है। जैसे आपको ये मैप दिखा रहा हूं, यहां पर देखिए ये जो बीच का क्षेत्र है ये एक हिस्सा हो गया जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड था, जिसमें राजा महाराजा या शासक वर्ग यानी कि जो पढ़े लिखे लोग या जो कि व्यापारी लोग, जो कि बड़े बड़े लोग इसमें रहा करते थे। और दूसरा वाला क्षेत्र ये जो बड़ा वाला देख रहे होंगे, इस क्षेत्र में रहते थे ये, ठीक है। दूसरा ये क्षेत्र हो गया। तो कहने का मतलब है शहर जो है दो तरीके से बटा हुआ था। पहला तरीका बोला जाता है ऊंचा भाग। ऊंचा भाग जो है शासक वर्ग के लिए, मतलब बड़े बड़े लोगों के लिए, और निचला भाग जो है आम लोगों के लिए विभाजित था। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है, किस तरह से शहर का विभाजन था। सड़कें जो है ग्रिड पद्धति यानी कि ग्रिड सिस्टम के तहत बने थे, और ग्रिड सिस्टम के तहत जो होते हैं वो एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर काटते हैं। यानी कि देखिए एक सड़क ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, अचानक 90 डिग्री मोड़ ले लेता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, ग्रिड पद्धति बोलते हैं, ठीक है। मतलब शहर रोड ऐसे जा रहा है, ठीक है, अचानक जो है 90 डिग्री का मोड़ ले लिया, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड पद्धति, जो कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। देखिए इसके बीच 90 डिग्री का कौन है। हम लोग अभी जो यूज करते हैं टेढ़ा मेढ़ा भी सड़क यूज करते हैं, लेकिन उस टाइम के मोहनजोदड़ो के जो सड़क थे वो कैसे थे, ग्रिड पद्धति पर बने हुए थे। शहर जो है रोड के किनारे किनारे घर बने हुए थे, रोड के किनारे किनारे इस तरह से घर बने हुए थे, बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ, हर एक घर में कुआं वगैरह ये सब चीजें थी। ये चीजें आगे देखते हैं। बात समझ में आ गया होगा कि सड़क जो है वो ग्रिड पद्धति के तहत बने थे, जो एक दूसरे को समकोण यानी कि 90 डिग्री पर काटती थी, और जिसकी चौड़ाई लगभग 9 से 10 मीटर तक होती थी। यानी कि सड़क की जो चौड़ाई थी, ये जो चौड़ाई था, सड़क की जो चौड़ाई था 9 से 10 मीटर चौड़ी सड़क हुआ करती थी। देखिए इधर भी दौड़ा हुआ है सड़क, इधर भी गया हुआ है, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। कहने का मतलब है सड़क भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड हुआ करते थे, और सड़क जो है ये ईंटों के बने हुए थे, ये पक्की ईंटों के सड़क बने हुए थे उस टाइम पे। सोच के देखिए, जो कि अभी भी कई जगह कई गांव ऐसा होगा जहां पर मिट्टी के सड़क आपको देखने के लिए मिलते होंगे। यहां सबसे उन्नत जल निकास प्रणाली थी, यानी कि यहां पर जो नाला का सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम थी, वो बहुत ही ज्यादा एडवांस थे। पक्की ईंटों के जो नाला बना हुआ था, साथ ही उसमें ऊपर से जो है नाला ढका हुआ भी था। हर घर से पानी निकलने के लिए ढकी हुई नालियां, कवर्ड ड्रेनेज बनाई गई थी, कवर्ड ड्रेन्स बनाई गई थी। मतलब कि यहां पर जो है हर घर से जो नाला निकलता था मेन नाले में जाता था, और फिर मेन नाला जो है सब नाला पूरी तरह से ढका हुआ था। ये देखिए एक यहां पर आपको दिख रहा होगा ईंट का नाला बना हुआ है, और यहां पर देखिए इस घर से नाला आता हुआ दिख रहा है आपको, जो कि इस बड़े नाले में जाकर के मिल जाता है, और ये ऊपर से ढका हुआ भी था चबूतरे से, ठीक है। तो कहने का मतलब है ईंटों का नाला, जो कि अभी हम लोग देखने को मिलता है हमारे गांव घर में, ईंटों का नाला, और उसको ऊपर से भी ढका गया था। इतना ज्यादा डेवलप्ड शहर था ये। कब? 2500 ईसा पूर्व की बात हम लोग कर रहे हैं, अभी की नहीं। सोच के देखिए, नालियां ईंटों से बनी हुई थी, और सफाई के लिए निरीक्षण कुंड, मतलब कि जगह जगह पर देखिए ऐसे नाला बना दिया, ऐसे नाला बनाने के बाद ऐसे एक जगह बना दिया गया, और फिर जो है नाला को जो है, कहने का मतलब है देखिए ऐसे जगह बना दिया, चौड़ा जगह, ताकि जो है इस जगह साफ सफाई हो सके। इसको बोलते हैं निरीक्षण कुंड, ठीक है। पानी इधर से आया, जो कचरा था यहां पर जमा हो गया, पानी आगे फ्रेश चला गया, और फिर कचरा वगैरह इस जगह साफ कर लिया जाता था। तो नाले इस तरह से बने हुए थे। मोहनजोदाड़ो में एक विस्तृत जो है स्नानागार, मतलब ब्रेड बाथ, यानी कि नहाने वाला एक बहुत बड़ा यहाँ के इमारत मिली, यानी कि कह सकते हैं अभी का स्नान घर, बाथरूम बोल सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बाथरूम मिला, जिसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा थी। कहने का मतलब है वो एक स्नान घर के तरह बना हुआ था, एक बिल्डिंग बनी हुई थी, जो शायद ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बिल्डिंग जो है बृहत स्नानागार को ही बोला जाता है। ग्रेट बाथ नाम करके ऐसा स्नानागार था जो इस सभ्यता का सबसे बड़ा बिल्डिंग था। इस सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ग्रेट स्नानागार, यानी नहाने का जगह, जिसके मध्य में 11.8 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा स्नान कुंड था, यानी कि एक स्विमिंग पूल बना हुआ था। बात समझ में आया? जिसके बीचों बीच में क्या था? एक स्विमिंग पूल बना हुआ था। बाथरूम के बीचों बीच में, स्नान घर के बीचों बीच में एक बहुत बड़ा स्नान घर, और उसके बीचों बीच में 11.88 लगभग 12 मीटर लंबा, लगभग 7 मीटर चौड़ा और लगभग 2.5 मीटर गहरा जो है एक कुंड बना हुआ था, यानी कि एक स्विमिंग पूल बना हुआ था। और स्विमिंग पूल जो है यानी कि स्नानागार, वो पक्की ईंट का बना हुआ था। वो क्या था? पक्की ईंट का बना हुआ था।
साथ ही नहाने के बाद पानी निकलने की भी व्यवस्था थी, यानी कि उससे समय समय पर जो है पानी निकास हो सके ऐसा भी व्यवस्था बनाया गया था। साथ ही एक चीज याद रखिए, मोहनजोदाड़ो से कांस्य की मतलब कांसे की बनी एक मूर्ति मिली थी जो डांस करती हुई दिख रही थी, जो डांस करती हुई एक लड़की की मूर्ति मिली जो किस चीज की बनी हुई थी, कांसे की बनी हुई थी। यानी कि मोहनजोदड़ो से एक डांस करती हुई नृत्य करती हुई एक लड़की एक युवती की मूर्ति मिली थी जो कांसे की बनी हुई थी। चलिए मूर्ति वो आपको दिखाता हूं, वो ये है, यही मूर्ति है। देखिए यही कांसे की एक मूर्ति मिली थी एक लड़की की एक युवती की, जो लग रहा है कि ये डांस करता हुआ फील होता है। बात समझ में आया, ये डांस करता हुआ फील होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। यहाँ के घर एक या दो मंजिला हुआ करते थे। बात समझ में आया, घर जो थे यहाँ के इन लोगों के एक या दो मंजिल थे, किसी का घर एक मंजिल किसी का घर दो मंजिल, और ये पक्की ईंटों के बने हुए थे। घर जो है पक्की ईंट के बने हुए थे। घर में कुआं था, स्नान घर था, रसोई घर था, नालियां वगैरह सब चीज की व्यवस्था थी। मतलब हर एक घर में कुआं था, स्नान घर था, रसोई था, नाली वगैरह सब चीज बना हुआ था, पक्की घर बनी हुई थी। एक या दो मंजिल का घर था। तो सोच के देखिए कितना डेवलप होगा। अभी ऐसा गांव में देखने के लिए भी नहीं मिलता है। अभी इस तरह का सिस्टम जो है गांव में आपको नहीं दिखेगा। हर घर में रसोई घर भी नहीं दिखेगा, नहाने का जगह नहीं दिखेगा, टॉयलेट भी अभी हर घर में नहीं दिखेगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। बात समझ में आया, मतलब कि यहाँ के जो घर थे, जैसे कि मान के चलिए ये रोड है और ये घर बना हुआ था, इसके जो खिड़की और गेट थे वो रोड के उल्टा साइड में पीछे की तरफ खुलते थे। मेन रोड की तरफ इसके खिड़की और गेट नहीं खुलते थे, बल्कि ये लोग जो है पीछे की तरफ अपना दरवाजा रखते थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का ही एक जगह है जिसका नाम है लोथल। हड़प्पा सभ्यता का ही एक जगह है जिसका नाम है लोथल। लोथल में घरों के दरवाजे जो है मेन सड़क की ओर, मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। बात समझ में आया, याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता में लोथल को छोड़ करके बाकी जो जगह था उसका दरवाजा, उसका जो खिड़की वो सड़क के पीछे तरफ खुलते थे, मतलब उल्टा साइड खुलते थे ये लोग। जबकि लोथल में जो है मेन सड़क की ओर गेट खुलते थे। अभी का क्या होता है, अभी का हम लोग का जो घर होता है वो रोड की तरफ गेट होता है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जो घर हुआ करते थे वो पीछे की तरफ गेट खुलते थे। बात समझ में आया। यहां से प्राप्त एक सील जिसको मोहर बोलते हैं, देखिए यही है हमारा सील। यहां से सील मतलब मोहर, ठीक है, और यही पैसा का काम करता था, यही रुपया वगैरह नहीं था उस टाइम, इसी से खरीद बिक्री करते थे। बात समझ में आया। यहां से प्राप्त एक सील पर तीन मुख वाले देवता, तीन मुख वाले यानी कि ऐसा देवता जिसको तीन मुंडी था, तीन मुख वाले देवता संभवतः पशुपतिनाथ, मतलब अनुमान लगाया जाता है कि ये कहीं ना कहीं पशुपतिनाथ है। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली, देखिए यही है पशुपतिनाथ, ठीक है, यही मोहर मिला था और इस पे देखिए तीन मुख वाले देवता, संभवतः अंदाज लगाया जाता है कि ये पशुपतिनाथ हो सकते हैं। इसी की मूर्ति मिली। इसके चारों ओर क्या था, देखिए हाथी, यहाँ पर देखिए हाथी दिख रहा होगा आपको, गेंडा, यहाँ पर देखिए गेंडा दिख रहा होगा, चीता, ये देखिए आपको चीता दिख रहा होगा, भैंसा, यहाँ पर देखिए आपको भैंसा दिख रहा होगा। तो ये चार जानवर क्या थे, विराजमान थे। मतलब कि यहाँ पर एक मोहर मिला था और उस मोहर में एक मूर्ति बनी हुई थी जिसको तीन मुख था, मुंह था, ठीक है। और अंदाजा लगाया जाता है कि ये मूर्ति किस भगवान की होगी, पशुपतिनाथ की होगी। पशुपतिनाथ मतलब क्या होता है, शिव। पशुपतिनाथ मतलब क्या होता है, शिव। तो ये शिव की मूर्ति होगी, पशुपतिनाथ की मूर्ति होगी, जिसके चारों तरफ क्या थे, हाथी था, गेंडा था, चीता था और भैंसा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके चारों, पशुपतिनाथ के चारों तरफ क्या था और क्या नहीं था, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ से, देखिएगा ये आपको हमने दिखाया, जगह दिखा दिया हमने, दो जगह आपको पढ़ाया। सबसे पहला जगह पढ़ाया था हड़प्पा, ये जगह है। दूसरा जगह आपको हमने पढ़ाया यहाँ पर मोहनजोदाड़ो, यहाँ पर है पाकिस्तान में। ये दोनों जगह अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। भारत का अगर मैं एक नक्शा बनाऊं रफली, तो देखिए यहाँ से अगर मैं बनाऊं, ये है हमारा प्यारा भारत, इस तरह से गया हुआ है, इस तरह से ये है हमारा प्यारा भारत, इसके इधर जो भी है पाकिस्तान है। तो देखिए ये हड़प्पा जो है पाकिस्तान में, मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान में। यहाँ से क्या मिला था, एक डांस करती हुई औरत की मूर्ति मिली थी जो कि डांस करती हुई लग रही थी और ये कांसे की बनी हुई थी। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला शहर जिसका नाम है हड़प्पा शहर। हड़प्पा शहर की खोज आपको पता है कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। सबसे पहला शहर जिसको खोजा गया था हड़प्पा, इस सभ्यता का पहला शहर जिसको खोजा गया था। और ये कहां पर है, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, पंजाब राज्य है, पाकिस्तान का पंजाब, उसका एक जिला है जिसका नाम है साहिवाल जिला, वहां पर ये स्थित है। चलिए इसकी क्या क्या विशेषता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसकी खास विशेषता क्या है। तो सबसे पहला खोजा गया स्थल यानी कि हड़प्पा सभ्यता में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा
गया स्थल कौन सा है? सबसे पहला खोजा गया स्थल है हड़प्पा। ठीक है, सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता इसी से पड़ा। हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया जगह था वो था हड़प्पा। इस वजह से इस पूरे सभ्यता का नाम हम लोग हड़प्पा सभ्यता नाम लेते हैं। और सिंधु सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र था, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए अब आते हैं कि यहाँ के शहर कैसे बने हुए थे। तो याद रखिएगा, ये नगर भी, ये शहर भी मोहनजोदड़ो की तरह दो भागों में बटा हुआ था, उच्च भाग और निम्न भाग। उच्च भाग शासक वर्ग के लिए और निम्न भाग जो है, देखिए उच्च भाग और ये है निम्न भाग। निम्न भाग जो है मिडिल क्लास या आम लोगों के लिए था। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर भी है ऊपरी भाग शासक वर्ग के लिए और निचला भाग जो है आम लोगों के लिए। अब आते हैं कि सड़कों, घरों, नालियों की बनावट ग्रिड पद्धति पर थी। मतलब कि यहाँ जैसा हमने मोहनजोदड़ो में बनाया कि सड़क बहुत ही ज्यादा डेवलप थे, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते थे, ईंट के बने हुए थे। सड़क के किनारे किनारे नालियां बनी हुई थी, फिर हर एक घर से नालियां निकल के इसमें मिलती थी। नालियां ईंटों से ढकी हुई थी, नालियां ईंट की बनी हुई थी। बात समझ में आया? घर जो है वो ईंट के बने हुए थे, घर जो है 1 या 2 मंजिल बने हुए थे और ये ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। तो इस तरह से जो है ये हड़प्पा भी जो है, हड़प्पा नामक जगह भी इसी तरह से बनी हुई थी, यानी कि सड़क एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। ईंट से बने घर में एवं सर्वोत्तम जल निकास व्यवस्था यहां भी पाई गई। मतलब के यहां पर भी हड़प्पा में भी जो है मोहनजोदड़ो की तरह ही घर जो है वो ईंट के बने हुए थे। यहां पर भी जो है जल निकासी का जो सिस्टम था, नाले का जो सिस्टम था, वो भी डेवलप्ड थे। बात समझ में आया? यहां से बहुत सी मुहरें, बहुत सी सील मिली, बहुत सी मुहर मिली, जिसमें अधिकतर एक सिरिंगी बैल की आकृति मिली। मतलब एक सींग वाले बैल, यानी कि एक सींग वाले बैल बोलिए या एक सींग वाले गेंडा बोलिए, उसकी जो है यहाँ पर मोहर में मूर्ति मिली। आपको हमने बताया मोहनजोदड़ो से जो एक मोहर मिला था उस पे क्या मिला था? पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली, जिसपे चीता, हाथी, गेंडा और भैंसा मिला था। चीता, हाथी, गेंडा, भैंसा, ये याद रखिएगा, चीता, हाथी, गेंडा और भैंसा। तो ये 4 चीजों की जो है उस पे फोटो लगी हुई थी। लेकिन हड़प्पा से जो मोहर मिला, हड़प्पा से जो सील मिला है, उस पे जो है एक सींग वाले बैल की फोटो बनी हुई है। एक सींग वाले बैल की, चलिए फोटो दिखाता हूं। तो ये देखिए, ये उस टाइम का जो मोहर मिला था हड़प्पा से, ये हड़प्पा से जो मोहर मिला था, देखिए उसकी जो है एक सींगी बनी हुई है। ये और बैल है या भैंस है, पूरी तरह से समझ में तो नहीं आता है, इसीलिए कई किताब में इसको एक सींग वाले बैल बोलते हैं, कई किताब में इसको एक सींग वाले गेंडा बोलते हैं। तो जो भी हो, खैर एक सींग वाले भैंस या एक सींग वाले गेंडा जो है, उसकी जो कहने का मतलब है छवि, उसकी जो मोहर, उसकी जो सील मिली थी वो कहां से मिली थी? हड़प्पा से। और पशुपतिनाथ की जो सील मिली थी वो कहां से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। और डांस करती हुई महिला की जो मूर्ति मिली थी वो कहां से? मोहनजोदड़ो से। याद रहेगा? चलिए इतना सा तो याद रखना है। अब एक आयताकार मोहर भी मिला था, एक आयताकार यानी कि इस तरह से आयत के रूप में एक और मोहर मिला था, जिसपे जो है एक स्त्री की फोटो बनी हुई थी और जिसके गर्भ से एक पौधा, यानी कि जिसके पेट से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता था। यानी कि उसमें एक मोहर, एक सील मिला था, जिसमें क्या था? एक महिला की फोटो बनी हुई थी और ऐसा फील हो रहा था उस महिला के पेट से जो है एक पौधा निकल रहा है। साइंटिस्ट जो है, इतिहासकार, उसके बारे में कहते हैं कि हो ना हो, कहीं ना कहीं ये उर्वरता की देवी, यानी कि उपज करने की जो देवी है, उर्वरता की जो देवी है, जिसको मातृ देवी बोलते हैं, उसकी पूजा होती होगी उस समय। मतलब कि ऐसा अनुमान लगाया गया इस फोटो को देख करके, इस सील के द्वारा, कि कहीं ना कहीं हो ना हो उर्वरता की जो देवी है, उपज करने की जो देवी है, यानी कि धरती की जो देवी है, मातृ देवी, कहीं ना कहीं उस समय जो है उसकी पूजा होती होगी। बात समझ में आया? हड़प्पा से कांसे की जो है बहुत सारी वस्तु मिली, यानी कि कांसे की बहुत सारी वस्तु मिली, जो ये दर्शाता है कि हड़प्पा सभ्यता कांसे का एक सभ्यता था। कांसे वाले युग था, पत्थर वाला युग नहीं था, बल्कि इस युग में ज्यादातर जो है कांसा यूज होता था। ये कांसा बनता किससे है? आपको बताया था, कॉपर और टीन मिला देंगे, कॉपर का Cu, टीन का Sn, कॉपर और टीन को मिला देंगे तो ये बन जाएगा कांसा। और मिट्टी के खिलौने भी मिले, आभूषण बहुत सारे मिले, अनाज के भंडार मिले। बात समझ में आया? ये सभी चीजें। चलिए मैं बर्तन दिखाता हूं आपको। ये देखिए हड़प्पा काल के जो बर्तन थे, कुछ बर्तन मिट्टी के बने हुए थे, कुछ बर्तन कांसा के बने हुए थे। तो इस तरह के बर्तन जो है हड़प्पा सभ्यता के
टाइम का मिला। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। यहाँ मृतकों को दफनाने की प्रथा का प्रमाण मिलता है, यानी कि इस समय जो भी आदमी डेथ करते थे, हड़प्पा में जो है, हड़प्पा नामक शहर में उसको क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। हड़प्पा नामक शहर में उसको क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। याद रखिएगा, यानी कि मिट्टी के अंदर जो है उसको दफन किया जाता था, उसको जलाया नहीं जाता है। वहीं अगर हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो में दफनाया नहीं जाता था, बल्कि मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था और हड़प्पा में जो है उसको दफनाया जाता था। लाश को दफनाया जाने का प्रमाण मिला है। चलिए अब आते हैं हम लोग, अगला जगह है जिसका नाम है धौलावीरा। धौलावीरा नामक जगह जो है हमारे भारत में है। कहां पर है, गुजरात के कच्छ जिले में है। कहां पर है, गुजरात, हमारे भारत में जो गुजरात है उसके कच्छ जिले में पड़ता है। किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा मनहर और मनसर नदी के किनारे, मनसर और मनहर नदी के बीचों बीच में यह स्थित है। चलिए देखते हैं मैप में कि धौलावीरा कहां पर है। ये है धौलावीरा, ये है हमारा प्यारा धौलावीरा। याद रह जाएगा, ये है हमारा प्यारा धौलावीरा जो लगभग बॉर्डर से सटा हुआ कच्छ जिले में है। ये है पूरी भारत में, ये क्या है, पूरी भारत में है। ये शहर धौलावीरा जो है पूरी भारत में है। तो कहने का मतलब है कि भारत में एक शहर की खोज की गई जिसका नाम है धौलावीरा। इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ये किस नदी के किनारे है, तो मनसर और मनहर नदी के किनारे स्थित है, बीचों बीच में स्थित है। मनसर, और एक तरफ मनसर नदी, एक तरफ मनहर नदी, बीच में धौलावीरा। ये शहर जो है 3 भागों में विभाजित है। यहाँ की विशेषता क्या है, धौलावीरा जो है ये 3 भागों में विभाजित है, जबकि हमने अभी पढ़ा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहर जो है ये 2 भागों में विभाजित था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग जो है वो शासक वर्ग के लिए, निम्न वर्ग जो है वो आम लोगों के लिए था। और जबकि धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। ऊपरी भाग जो है शासक वर्ग के लिए, मध्य भाग, बीच वाला भाग जो है प्रशासक और व्यापारी के लिए यानी पैसे वालों के लिए, और सबसे निचला भाग जो है सामान्य जनता के आवास, मतलब निचला भाग में जो है वो जनता रहते थे, आम आदमी रहते थे। यह व्यवस्था धौलावीरा की विशिष्ट पहचान है। मतलब कि 3 तरह से जो है बटा हुआ शहर सिर्फ धौलावीरा ही था, यानी कि पूरे हड़प्पा सभ्यता में 3 तरह से जो बटा हुआ शहर था वो था धौलावीरा। बाकी शहर जो है वो 2 तरह से बटा हुआ था। टोटल हम लोग 10-12 शहर के बारे में देखेंगे। चलिए विशेषताएं देखते हैं, इसकी विशेषताएं, धौलावीरा की क्या विशेषताएं हैं। यहाँ पर जो है एक विशाल मंचन क्षेत्र, मतलब एक विशाल स्टेडियम, बहुत बड़ा स्टेडियम या बोल सकते हैं बहुत बड़ा ग्राउंड मिला, जिसका उपयोग संभवतः सभा के लिए होता होगा, खेल कूद के लिए होता होगा, या किसी धार्मिक आयोजन के लिए किया जाता होगा, ऐसा अंदाज लगाया जाता है। कहने का मतलब है कि धौलावीरा में जो ग्राउंड मिला, धौलावीरा में जो स्टेडियम मिला, उसका यूज कैसे होता होगा, उसका यूज होता होगा सभा के रूप में, खेल के मैदान के रूप में, या धार्मिक आयोजन करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता होगा। अब आते हैं कि धौलावीरा का पूरा नगर पक्की ईंटों के बजाय ये पत्थरों के बनाया जाता था। यानी कि धौलावीरा में एक और एक्सेप्शन है। सबसे पहली बात, धौलावीरा 3 पार्ट में बटा हुआ है जो दूसरे से अलग करता है। दूसरा जो डिफरेंस है, धौलावीरा जो है वो ईंट का बना हुआ नहीं है, वो पक्की ईंट का बना हुआ नहीं है, बल्कि वो बना हुआ है, धौलावीरा शहर जो बना हुआ है वो पत्थर का बना हुआ है। बात समझ में आया, जो अन्य स्थलों से भिन्न है। तो ये 2 डिफरेंस आपको याद रखना है धौलावीरा और अन्य जगह में। अन्य जितने भी जगह है वो ईंट के बने हुए हैं, जबकि धौलावीरा जो है वो पत्थर के बने हुए हैं। यहाँ पर जो घर बने हुए हैं वो पत्थर के बने हैं, यहाँ पर जो नालियां बनी हुई है वो पत्थर के बने हुए हैं। बात समझ में आया। यह जल प्रबंधन के लिए बांध बना हुआ है, यहाँ पर कि पानी को रोकने के लिए बांध है, पानी को ठहराने के लिए जलाशय है, मतलब बड़े बड़े तालाब है, नालियां जो है बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है, यहाँ के नालियां और ज्यादा डेवलप्ड है। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे कुएं देखने के लिए मिले हैं, जल संचयन टैंक देखने के लिए मिला है, मतलब कि नालियां से जो है वो पानी एक जगह जमा होने के भी प्रूफ मिले हैं। लोग क्या करते थे, मेन नालियों का पानी जो है एक जगह जमा करते थे और बाद में जो है उसका रीयूज खेती के लिए या किसी और चीज के लिए रीयूज किया जा सकता था, या बारिश हो गया तो उसके पानी को रोक करके किसी तालाब में रखा जा सकता था। मतलब ऐसा सिस्टम यहाँ पर देखने के लिए मिला। कह सकते हैं कि धौलावीरा का जो नाला प्रबंधन था, धौलावीरा का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो और ज्यादा विकसित था, वो और ज्यादा डेवलप्ड था। यहाँ 10 बड़े अक्षर वाला एक शिलालेख मिला, मतलब कि यहाँ पर एक शिलालेख मिला जिसमें 10 अक्षर गुदा हुआ था, 10 अक्षर उसमें खोदा हुआ था। ठीक है, 10 अक्षरों वाला एक शिलालेख मिला जो किस भाषा में था, जो सिंधु लिपि में था। किस लिपि में, सिंधु लिपि, या ऐसा लिपि जिसको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए, यानी कि भाव चित्रात्मक लिपि में था। यानी कि इसमें मूर्ति फोटो बना हुआ था। मान के चलिए इस तरह का फोटो बना दिया, इस तरह का चीज बना दिया, इसको अभी तक हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। तो कहने
कहने का मतलब है ऐसा लिपि में लिखा गया जिसको अभी तक हम लोग पढ़ ही नहीं पाए हैं इसमें, लेकिन इतना पता चला कि ये 10 अक्षर में लिखा गया है। टोटल इसमें 10 अक्षर है। जो धौलावीरा की पहचान, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, धौलावीरा का साइन बोर्ड के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, धौलावीरा के साइन बोर्ड के नाम से जानते हैं। और याद रखिए कि इतना पुराना 2500 ईसा पूर्व की बात चल रही है, यानी कि इतना पुराना पाया जाने वाला, यानी कि सबसे पुराना शिलालेख इसको बोला जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भारत में कोई भी शिलालेख नहीं मिला। यही एकमात्र धौलावीरा में ही प्राप्त एकमात्र शिलालेख है जिसको सबसे पुराना शिलालेख बोल सकते हैं। 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया, यानी इसके संरक्षण की जिम्मेवारी अब यूनेस्को की है। अब आते हैं, धौलावीरा सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर है जहां नगर नियोजन, जल प्रबंधन और सामाजिक वर्ग का विभाजन के ठोस प्रमाण मिले हैं। मतलब और जगह तो थोड़ा थोड़ा अनुमान है, लेकिन यहाँ पर देख के ऐसा लगता है कि हकीकत में यहाँ की जो नगर नियोजन प्रणाली है बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है, जल प्रबंधन है बहुत ज्यादा विकसित है, और यहाँ का जो समाज जिस तरह से बटा हुआ है फर्स्ट 3 वर्गों में, वो क्लियर रूप से यहाँ पर दिखता है। तो कहने का मतलब है धौलावीरा में ही जो है बहुत क्लियर तरीके से पता चलता है। इसे सबसे उन्नत नगर नियोजन वाला स्थल कहा जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा डेवलप्ड शहर कहा जा सकता है किसको, धौलावीरा को। तो कहने का मतलब है हम लोगों ने यहाँ पर जो है थ्योरी का ये पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया। अभी इसका पार्ट 2 जो है नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे, क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत ज्यादा लंबा और मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग जो है लंबा वीडियो के कारण बोर हो। अभी हम लोग करेंगे टोटल इसके टॉप 25 क्वेश्चन, जो भी हमने जो भी चीज पढ़ा उससे रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और मतलब अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखिए आगे दिखाता हूं मैं, इसके बाद हम लोग राखीगढ़ी पढ़ेंगे, चौथा शहर, 5वां कालीबंगा, फिर छठा शहर चंदुद्रो, गनवेरी वाला, रंगपुर, रोपड़, लोथल, इस तरह के जो है बहुत सारे शहर के बारे में और हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आते हैं 25 क्वेश्चन की तरफ, और 25 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता, इसको क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता। चलिए दूसरा देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता है? बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता किस समय की सभ्यता है? तो ये है कांस्य युगीन सभ्यता, मतलब कांसे के जमाने की सभ्यता है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल में रखा जाता है? तो बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी गई है? नहीं, यानी कि लिखी तो गई है लेकिन पढ़ी नहीं गई है, और इसको बोलते हैं हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखा तो गया है लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। चौथा क्वेश्चन देखिएगा कि रेडियो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार इस सभ्यता की अवधि क्या थी? तो आपको हमने बताया कि इस सभ्यता की अवधि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच में था। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र लगभग कितना फैला हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र जो है 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था। चलिए अब आते हैं छठा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरीय स्थल बताइए। उत्तर में मैंने बताया था कि उत्तर में कौन सा शहर है? मांदा। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर वाला जगह का नाम क्या है? मांदा, जो कि कहां पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। और हमने आपको दक्षिण में भी बताया, दक्षिण में क्या, ये दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। हमने आपको पूरब में बताया, ये पूरब में आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हमने आपको पश्चिम में बताया, कहां पर? लरकाना पाकिस्तान में, यानी कि बलूचिस्तान वाले इलाके में, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। चलिए अब आते हैं सातवां क्वेश्चन, इस सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु अभी हमने बताया दैमाबाद महाराष्ट्र। आठवां क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल अभी बताया आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश। कहां पर? आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश। नवा क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थल हमने बताया सुतका गेंडोर। कहां पर? बलूचिस्तान पाकिस्तान में, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में। 10वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। और राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? 1922 में। मोहनजोदड़ो की, किसकी? मोहनजोदड़ो की। चलिए आते हैं हम लोग 11वां क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। कब? 1922 में, 1 साल बाद। 12वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को एक उन्नत नगरीय सभ्यता किसने घोषित किया? तो आपको पता है कि 1924 ईस्वी में ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, इन्होंने क्या किया? इस सभ्यता को उन्नत नगरीय यानी कि शहर वाली सभ्यता का नाम दिया। चलिए अब आते हैं 13वां क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो शब्द का मतलब क्या होता है? आपको हमने बताया यहाँ पर जो है बहुत सारे इंसानों की खोपड़ी, बहुत सारे इंसानों का
कंकाल मिला, यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला, यानी कि मृत जहां ज्यादातर आदमी जो है मर गए उसका ये एक तरह से टीला है, परपट है, मैदान है। चलिए 14वां क्वेश्चन देखिएगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। हमने आपको बताया मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, वो है सिंधु नदी के किनारे। चलिए 15वां क्वेश्चन देखिएगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। देखिए मैप में हमने आपको पढ़ाया था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यहां पर आपको हमने बताया था ना, यहां पर देखिए ये है हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे है, जो कि किसके किनारे है? रावी नदी के किनारे। और ये है मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं कि बृहत स्नानागार यानी कि बहुत बड़ा बाथरूम, बहुत बड़ा स्नान घर जिसकी लंबाई कितनी है? बहुत बड़ा स्नान घर यानी कि एक बड़े स्नानागार में जो स्विमिंग पूल बना हुआ था उसकी लंबाई कितनी थी? तो वो थी 11.88 मीटर। कितना? 11.88 मीटर। चलिए 18वां क्वेश्चन, नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति कहां से मिली? यानी डांस करती हुई एक लड़की की कांसे की मूर्ति कहां से मिली? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली। कहां से? मोहनजोदड़ो से। 19वां क्वेश्चन, हड़प्पा से प्राप्त मुहरों पर प्रायः कौन सी अंकित दी गई थी, आकृति अंकित की गई थी? हड़प्पा में जो मुहर मिला उस पे क्या मिला था? एक सींग वाला बैल मिला था। एक सींग वाला क्या मिला था? बैल मिला था। और जबकि मोहनजोदड़ो में 3 मुख वाला देवता। चलिए याद रह जाएगा। 20वां क्वेश्चन, हड़प्पा से प्राप्त एक आयताकार मुहर पर क्या दर्शाया गया है? आपको हमने बताया आयताकार मुहर पर मातृदेवी या एक ऐसा स्त्री जिसके गर्भ से, जिसके पेट से जो है एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है, जो जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उस जमाने में मातृदेवी की पूजा हुआ करता होगा। चलिए 21वां क्वेश्चन, 3 मुख वाले देवता जिसको पशुपतिनाथ बोलते हैं जैसी आकृति कहां मिला था? ये मिला था मोहनजोदड़ो में। आपको याद है ना। 22वां क्वेश्चन, धौलावीरा कहां पर है? धौलावीरा जो है भारत के गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहां पर? कच्छ जिला में। कहां पर? कच्छ नाम करके जिला में, गुजरात का एक जिला है कच्छ, वहां पर स्थित है, बॉर्डर के पास। चलिए 23वां क्वेश्चन, धौलावीरा में नगर नियोजन कितने भागों में था? नगर का बंटवारा कितने भागों में किया गया था? ये 3 भागों में किया गया था। चलिए 24वां, धौलावीरा से मिले 10 अक्षरों वाला शिलालेख को किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं धौलावीरा का साइन बोर्ड। क्या बोलते हैं? धौलावीरा का साइन बोर्ड। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 25वां क्वेश्चन की धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया 2021 ईस्वी में। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा कंप्लीट होता है हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 1, जिसका हम लोगों ने 25 क्वेश्चन भी किया जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे और उसमें जो है क्लियर कर देंगे, उसमें भी 30-40 क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।